हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। हम आज शुरू करने जा रहे हैं पहला लेसन, जो कि हमारी अ, भूगोल की पहली यूनिट से संबंधित है। देखिए, हमने पहले सेमेस्टर में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। अब आपके सेकंड सेमेस्टर में है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। ठीक है, आपकी पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट जो है वो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है, और चौथी और पाँचवीं यूनिट आपकी ओशनोग्राफी से संबंधित है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी का पहला लेसन, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन और संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको ये लेसन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बन सकता है कि वायुमंडल को परिभाषित करते हुए उसके संगठन तथा परतों का या उसकी संरचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम केवल पहले ही प्रश्न का उत्तर देखेंगे, और वो भी दो पार्ट्स में, या फिर पूरा ही देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल आपका जो पहला लेसन है वो इस तरह से है, वायुमंडल का संगठन और संरचना। इसमें आपका पहला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल का तात्पर्य, यानी कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना आप लिखना। वायुमंडल का तात्पर्य या वायुमंडल की परिभाषा: पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह वायुमंडल उसके साथ जुड़ा हुआ है या टिका हुआ है। तो इस तरह से आप वायुमंडल की परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद में इसका महत्व देख लेते हैं। वायुमंडल सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों को छानने का कार्य करता है। यह पराबैंगनी क्षौरिक तरंगों का अवशोषण कर लेता है तथा उन्हें इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है और धरातल को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन। संगठन का मतलब होता है कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसका कंपोजिशन किस तरह से है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की हुई है। ठीक है, तो मुख्यतः हम वायुमंडल का जो संगठन करते हैं वो तीन चीज़ों से करते हैं। ये तीन चीज़ें आपको भली भांति पता है। एक तो गैसें हैं, ठीक है, उसके अलावा जलवाष्प है, और उसके अलावा एरोसोल है। इन तीनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं वायुमंडल का संगठन। विभिन्न गैसों के यांत्रिक मिश्रण को हवा कहते हैं। हवा केवल हवा नहीं होती, वो विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होता है। ठीक है, मूल रूप से वायुमंडल तीन आधारभूत तत्वों या संगठकों से मिलकर बना है: गैस, पहला गैस, दूसरा जलवाष्प और तीसरा एरोसोल। ठीक है, पहला देखते हैं गैस। दो प्रकार की गैसों द्वारा वायुमंडल की गैसीय रचना हुई है। पहली जो है वह है स्थिर या स्थायी गैसें, अर्थात जिनका परसेंटेज बहुत ग्रेट कंडीशन में ही बदलता है, या यूँ कहें कि इनका परसेंटेज बदलता ही नहीं है। और दूसरा जो है वह है परिवर्तनशील गैसें। ठीक है, तो दो तरह की गैसों से वो हमारा वायुमंडल बना हुआ है। 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की गई। रदरफोर्ड ने 1772 में गैसीय नाइट्रोजन यानी कि N2 की खोज की तथा इसका नाम मेफिटिक एयर दिया गया। ऑक्सीजन की सर्वप्रथम खोज तथा उसका अध्ययन जोसेफ प्रिस्टली द्वारा किया गया। अंतिम गैस ऑर्गन की खोज 1874 में की गई। तो अब देखते हैं स्थिर गैसें, कांस्टेंट गैसेज। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन मुख्य स्थिर गैसें हैं, जिनका वायुमंडल के गैसीय संगठन में हिस्सा क्रमशः 78.1 या यूँ कहें कि 78.08%, ये तो नाइट्रोजन का हिस्सा हो गया, और 20.9% यह ऑक्सीजन का हिस्सा हो गया, और 0.9%, 0.93 है वैसे तो, लेकिन 0.9 हम लगभग में देख लेते हैं इसको, तो ये ऑर्गन का परसेंटेज है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में गैस है वो है नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज है 78.08%। उसके बाद में ऑक्सीजन का है 20.9%, इसको लगभग में आप 21% बोल सकते हो, और नाइट्रोजन को आप लगभग में 78% बोल सकते हो। उसके बाद में है ऑर्गन 0.9%, यानी कि 0.93%। ठीक है, इन गैसों का सम्मिलित योगदान जो है वो 99% है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर या स्थायी गैसों का प्रतिशत स्थिर रहता है, इसलिए इन्हें स्थिर गैसें या स्थायी गैसें कहते हैं। पहली गैस, मुख्य जो गैस है वो है नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज है
लगभग 78% मान लें हम इसको, या फिर अगर 78.08% कहें तो भी सही है। आगे देखते हैं। वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है। यह अन्य गैसों के समान अधिक सक्रिय नहीं होती। यह सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन से ही एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 7 रूपों में पाई जाती है, जैसे कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 आणविक नाइट्रोजन, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, NH एमिनो, NH3 अमोनिया, HNO2 नाइट्रस एसिड्स। इन 7 रूपों में नाइट्रोजन वायुमंडल में विद्यमान है। नाइट्रोजन को जीवित जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बल्कि पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को अमोनियम लवण के रूप में प्राप्त करते हैं, जबकि जंतु नाइट्रोजन पौधों एवं उनके उत्पादों के भक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों से जीव जंतु और मनुष्य उनके जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन का चक्रीकरण होता है। नाइट्रोजन का चक्रण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का देखो नाइट्रोजन का चक्रण देख लेते हैं। पहला देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टियों में स्थानांतरण होता है तथा स्थिरीकरण होता है, यानी कि इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन का खनिजीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन का पौधों में तथा पौधों से मानव सहित जंतुओं में स्थानांतरण हो जाता है। तीसरा है अनाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन का वायुमंडल में पुनरागमन। इस तरह से नाइट्रोजन का चक्रण होता है। इसके बाद में दूसरी जो स्थिर गैस है वो है ऑक्सीजन, और इसका परसेंटेज लगभग 21% है। वैसे हमने देखा 20.9% है। ऑक्सीजन जीवित पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है तथा कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। आणविक ऑक्सीजन यानी कि O2 निचले वायुमंडल में 60 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि विघटित ऑक्सीजन यानी कि O आणविक ऑक्सीजन परत के ऊपर पाई जाती है। ऑक्सीजन का निर्माण स्वपोषित स्थलीय हरे पौधों एवं सागरीय फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑक्सीजन का उपभोग मानव सहित जंतुओं द्वारा श्वसन एवं जीवाश्म ईंधनों यानी कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं लकड़ी के जलाने में होता है। ये ऑक्सीजन का उपयोग है। ये हो गई हमारी स्थायी गैसें, कांस्टेंट गैसेज। इसमें एक है ऑर्गन, हालांकि उसका उपयोग नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें 3 मुख्य गैसें हैं जो स्थायी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं परिवर्तनशील गैसें, वेरिएबल गैसेज। परिवर्तनशील गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि प्रमुख है। इसमें जो मुख्य हैं वो देख लेते हैं। ओजोन O3, ओजोन ऑक्सीजन का त्रिआण्विक रूप O3 होती है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का 3 अणुओं का सम्मिलित रूप होती है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन जीवन रक्षक गैस है क्योंकि यह प्रवेशी सौरिक विकिरण तरंगों को छानती है। ओजोन हल्के नीले रंग की उत्तेजक गैस यानी कि इरिटेटिंग गैस होती है तथा इसकी गंध तीखी होती है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ ऑक्सीकारक लिख लेना आप लोग। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो अधिक सांद्रण हो जाने पर विस्फोट के साथ विघटित हो सकती है। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है और इस मंडल में भी अधिकतम सांद्रण 12 या 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य रहता है, जिसको हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में होता है। इसी कारण इसे समताप मंडल ओजोन भी कहते हैं। ओजोन एक अस्थिर गैस है क्योंकि इसका निर्माण एवं विनाश होता रहता है। 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण या तड़ित झंझा यानी कि थंडरस्टॉर्म के दौरान विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण ऑक्सीजन के अणुओं का विखंडन या अलगाव निम्न रूप में संपादित होता रहता है। ऑक्सीजन के अणु टूट जाते हैं। O2 जो है वो अलग अलग ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 अलग अणुओं या एटम में टूट जाती है। ये टूटे या अलग हुए ऑक्सीजन एटम यानी कि O पुनः ऑक्सीजन के अणुओं
ऑक्सीजन O2 से मिल जाते हैं, जिस कारण ओजोन O3 का निर्माण होता है, यानी कि O2 प्लस O क्या हो जाएगा, O3 ओजोन का निर्माण हो जाएगा। अधिकांश ओजोन का निर्माण उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वायुमंडल में होता है। ओजोन के एक एटम वाली ऑक्सीजन के टकराव के कारण ओजोन का निम्न रूप में पुनः ऑक्सीजन में रूपांतरण हो जाता है, यानी कि O3 ओजोन ऑक्सीजन के एक अणु से टकराएगी तो 2O2 ऑक्सीजन प्लस O का निर्माण हो जाएगा। यहाँ O2 के आगे 2O2 जो केमिस्ट्री की इक्वेशन में अगर हम लिखेंगे तो इसको 2O2 लिखेंगे, 2O2 यानी कि ऑक्सीजन प्लस O ऑक्सीजन का एक अणु। इस तरह से वापस ऑक्सीजन ओजोन जो होगी वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। O3 जब ऑक्सीजन के एक अणु से टकराएगी तो 2O2 यानी कि ऑक्सीजन प्लस O ऑक्सीजन का एक अणु बन जाएगा। इस प्रक्रिया को ओजोन विनाश या ओजोन क्षरण कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। ओजोन पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। ओजोन केवल उन्हीं सौरिक विकिरण तरंगों को धरातल तक पहुँचने देती है यहाँ पहुँचने देती है लिखना आप, धरातल तक पहुँचने देती है, जो जीवमंडल में सभी जीवों के लिए लाभकारी होती है। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी तत्वों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, हेलेंस तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक प्रमुख है। ध्यान रखना, मैं केवल आपको नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, समझाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप नोट्स लिख लें और अपने स्तर पर इनको समझने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका परसेंटेज है वायुमंडल में 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक परिवर्तनशील गैस है, कांस्टेंट गैस नहीं है, यह वेरिएबल गैस है। CO2 का वायुमंडलीय गैसों के संगठन में 0.03% का योगदान है। गैसीय कार्बन यानी कि CO2 की प्रमुख दो रूपों में भूमिका होती है। देखो CO2 भी वायुमंडल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है, ठीक है। हम इसको नकार नहीं सकते क्योंकि इसके बिना भी पेड़ पौधों का जीवित रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी उपस्थिति में बनाते हैं। देखो क्या क्या यूज है इसका। CO2 प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में सहायक होती है, जिसके अंतर्गत स्वपोषित एवं प्रकाशपोषी ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को सम्मिलित करके जैविक पदार्थों यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। पहला काम तो हो गया प्रकाश संश्लेषण में, पहला यूज तो हो गया इसका प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा यूज क्या है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशी सौरिक विकिरण तरंगों के लिए पारदर्शी होती है, परंतु बहिर्गामी भारतीय विकिरण यानी कि आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है के लिए अपारदर्शी अर्थात अवरोधक होती है, जिस कारण धरातल के तापमान में वृद्धि होने से भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो ये दो तरह की गैसें थी हमारी, एक तो स्थिर गैसें और दूसरी अस्थिर गैसें। गैसें यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में आपका दूसरा जो वायुमंडल का मुख्य संघटक है वह है एरोसोल्स। तो देखते हैं क्या होता है एरोसोल। वायुमंडल में निलंबित का मतलब होता है लटके हुए या फैले हुए, घूमते हुए, उड़ते हुए, ऐसे जो हम हल्के हल्के छोटे छोटे जो कण देखते हैं वायुमंडल में उनको हम एरोसोल कहते हैं। तो देखो वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थों यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM तथा तरल बूंदों लिक्विड ड्रॉपलेट्स को सम्मिलित रूप से एरोसोल कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकले धूल एवं राख के कण, जुते हुए खेतों से उड़ाए गए धूल कण, रेगिस्तानों से उड़ाए गए रेत कण, चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय से प्राप्त शेल कण, सागरीय सतह से निकले नमक कण, उल्का कण, जैविक पदार्थों यानी कि बैक्टीरिया, परागकण, बीज आदि, धुआं तथा कालिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। परागकण का मतलब आपने देखा होगा ना, आंकड़े से जो आंकड़े का बीज उड़कर जाता है वो। तो ये सारे के सारे एरोसोल कहे जा सकते हैं। एरोसोल का सर्वाधिक सांद्रण निचले वायुमंडल में होता है। अधिकांश ठोस कणिकीय पदार्थ वायुमंडल में लटके रहते हैं। इन ठोस कणों द्वारा सूर्य से आने वाली लघु तरंग यानी कि EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वर्णनात्मक प्रकीर्णन होता है, जिससे कई रंगों का आविर्भाव होता है, जैसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल एवं नारंगी रंगों का उत्पन्न होना।
वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। ये कुछ यूज हैं एरोसोल के। कुछ ठोस कण मुख्य रूप से नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिस कारण जल शिखर, कोहरा, बादल आदि का निर्माण होता है तथा विभिन्न प्रकार के संघनन यानी कि कंडेंसेशन एवं वर्षा का आविर्भाव होता है। यानी कि एरोसोल बादलों के निर्माण में, संघनन में और वर्षा कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना वर्षा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इनके अभाव में जो आर्द्रता ग्राही नाभिक है वो नहीं बन पाते, ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बन पाती और इनके अभाव में वर्षा नहीं हो पाती, बादल नहीं बन पाते। ठीक है, आगे देखो, नगरों के ऊपर व्याप्त धुएं का संबंध जब सल्फर डाइऑक्साइड से होता है तो जहरीले नगरीय कोहरे का निर्माण होता है, अर्बन स्मॉग का निर्माण होता है। तीसरा जो संघटक है वायुमंडल का वह है जलवाष्प, वाटर वेपर। जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके कारण संघनन एवं वर्षण के विभिन्न रूप एवं प्रकार जैसे कोहरा, पाला, ओस, ओला, हिमपात, जल वर्षा आदि संभव हो पाती है। जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है ध्रुवों पर होती है 5% तक। सॉरी, सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है भूमध्य रेखा पर। सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इसलिए होती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है, तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर सघन घने वन पाए जाते हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन है, अमेजन के वन पाए जाते हैं, कांगो बेसिन है, ये सब भूमध्य रेखीय वन है। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जलवाष्प पाई जाती है। वहाँ पर जलवाष्प का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो 5% तक है। जबकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प कम होती जाती है और ध्रुवों पर जो है जलवाष्प वो 0.02% तक ही रहती है। और जलवाष्प एक तरह की हरित गृह गैस भी है, प्राथमिक हरित गृह गैस है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी है। वायुमंडलीय कुल जलवाष्प का 90% से अधिक भाग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यदि एक ही समय में वायुमंडल के समस्त जलवाष्प का एक साथ संघनन कर दिया जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ उसकी सतह पर 2.5 सेंटीमीटर मोटी जल की सतह का निर्माण हो जाएगा। ये यहाँ पर आपकी वायुमंडल का संगठन समाप्त होता है, गैसें, जलवाष्प और एरोसोल समाप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी संरचना, इसकी विभिन्न परतें। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अगले वीडियो में हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।